Okay, today's lab is about to create a 2D array and perform the basic calculation. Okay, हमें जब भी कोई array create करना है, you can give any name except the keywords like सही है. So let's suppose I'm going to say that array 1 of size 2 by 2 ही ले लेते हैं. फिर एक array 2 by 2. Array 3 और int I and j. अच्छा, यानी मीन्स के if the array size, if the array is two dimensional, then always you have required like 2 square brackets, and as well as we have also required 2 normal variables for the loops. सही ना, हमें loop के लिए चाहिए होंगे. Cout enter the values of matrix 1. ये प्रोग्राम ऑलरेडी आपकी इसमें भी होगा, लेक्चर नोट्स में भी ना. I is equals to 0, I is less than equals to 2, I plus plus. For I is equals, j is equals to 0, j is less than 2, j plus plus. C in array 1 of I and j. इस तरह से यानी मीन्स के यू आर गोइंग टू टेक इनपुट इन योर फर्स्ट एरे. सही ना, फर्स्ट एरे में इनपुट लिया, पहले 0 0 की लोकेशन पे आ जाएगा, फिर 0 1 की लोकेशन पे, फिर 1 0 की लोकेशन पे, एंड देन 1 1 की लोकेशन पे. 4 टाइम दिस लूप विल इज़ गोइंग टू बी एग्जीक्यूट. फिर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मेरा टाइम सेव हो. और यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ पे सिंपल मैं क्या करूँगा, राइट 2 और एरे 2. तो इस तरह से मेरे दोनों एरेज़ के अंदर मैंने अपने इनपुट्स जो हैं, जो मैंने एरेज़ में दिए हैं वो ले लिए हैं. सही है ना. अच्छा, अब जो आता है वो आता है सिंपल एडिशन का, कि हाउ आई एम गोइंग टू डू एडिशन. सो सिंपली आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस कोड अगेन एंड राइटिंग हियर के एडिशन of matrix 1 and 2. यहाँ पे मैं एंडल लगा देता हूँ ताकि मैं आउटपुट जो है नेक्स्ट लाइन में शो कर सकूँ. एंडल लगा दें, /n लगा दें, इट्स मीनिंग द सेम. अच्छा, अब यहाँ पे सिंपल हमें ये करना है कि एरे ऑफ 3 I and j is equals to array 1 plus array 2 of j. और बेहतर, और ये भी है कि यहीं पे अगर हम लोग अपना अगर प्रिंट कराना चाहें तो हम यहाँ पे ही प्रिंट करा सकते हैं, तो इट विल बी गुड.
फिर अगर आपने यहाँ पे कुछ प्रिंट करवाना है, सो यू हैव इफ़ द स्टेटमेंट इज़ मोर देन वन, सो you have to require to write in a curly brackets. Cout array 3 of I and j, इसके साथ हम एक टैब की स्पेसिंग दे देंगे \t, ताकि हमारे पास आउटपुट जो है वो स्पेसिंग के साथ आए। अच्छा, फिर ये भी है कि इसको चूँकि एक ज़रा मैट्रिक्स की फॉर्म में हमें ज़रा नज़र आए, तो उसके लिए हम चाह रहे हैं कि दो आउटपुट आने के बाद फिर नीचे जो दूसरे आउटपुट हैं वो सेकंड लाइन में आएँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ सकती है, आफ्टर लूप j लूप। Cout endl, सही है। पहले इस चीज़ को हम लोग अभी कंपाइल करके देख लेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि इन केस इफ़ एनी एरर, so we can correct our error, then we will go further. अच्छा, compile and execute, let me save as lab 10, सही है, नो एरर, नो एनी वार्निंग। रन करके देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। लेट सपोज कि अगर मैं सिर्फ 1 1 1 1 लेता हूँ, सेकेंड मैट्रिक्स की वैल्यू 2 2 2 2 लेता हूँ, सो इट मीन्स कि मेरा जो आंसर है वो करेक्ट आ रहा है, सही ना। अब इसमें हुआ क्या कि जो मेरे मैट्रिक्स की जो फर्स्ट वैल्यू थी विच इज़ 1, और सेकेंड मैट्रिक्स की जो वैल्यू थी 2, सही है ना, तो इट विल बोथ बिकम ऐड एंड इट गिव मी आंसर 3, सही है ना। सिमिलरली जो मेरा सेकेंड मैट्रिक्स की जो सेकेंड वैल्यू थी 1, फर्स्ट मैट्रिक की जो सेकंड वैल्यू थी 1, और सेकंड मैट्रिक्स की सेकंड वैल्यू विच इज़ 2, सो दे आर गोइंग टू बिकम ऐड एंड इट्स सोर्स 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से यानी मीन्स है, लेट मी चेक बाय गिविंग सम अदर वैल्यूज, सो इट विल बी वेरीफाई कि वाकई में इट वर्किंग द सेम, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ। तो अगर 1 and 5 it becomes 6, 2 and 6 become 8, and last one is 4 and 8 become 12। तो इस तरह से मेरे पास ये एडिशन का जो आउटपुट है इट विल बी कमिंग करेक्ट, सही ना। तो इसी तरह से आमतौर पे मैट्रिक्स लिखा जाता है। जब इनपुट ले रहे होते हैं तो हमें वी आर गोइंग टू टेक इन अ सीक्वेंशियल वे, यानी इस वे में नहीं लेते हम लोग, क्योंकि जो अभी ये इसका हम लोग ग्राफिकल यूनिट इंटरफेसिंग की प्रोग्रामिंग पे नहीं आए हैं अभी ना, कि जिसमें हम एक लेआउट और ग्राफिक्स वगैरह ऐड करें इसमें ना। अभी तो बेसिक प्रोग्रामिंग है, तो इसकी वजह से इस तरह से हम लोग इनपुट ले रहे हैं, लेकिन आउटपुट में हमारी कोशिश है कि इट लुक लाइक अ मैट्रिक्स फॉर्म, सही ना। सो एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स 1 एंड एडिशन 2, इसी चीज़ को अब मेरे लिए सब्ट्रैक्शन में तो बहुत आसानी हो जाएगी, जो सब्ट्रैक्शन की हद तक ही हम जाएंगे इस पार्टिकुलर लैब के अंदर, कि वो लिख लेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ लैब मैट्रिक्स 1 एंड 2 इज़ सिंपल, यहाँ पे एक माइनस का साइन आ जाएगा, बाकी मेरा कोड वही रहेगा। कंपाइल करके देख लेते हैं। वैल्यूज़ में छोटी दे रहा हूँ ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी हो कि जो हमारा आउटपुट जनरेट हो रहा है वो सही है नहीं है। अच्छा, लाइक द फर्स्ट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स 1 इज़ 9, सेकंड वैल्यू इज़ 5, सो 9 + 5 = 14, आंसर सही आ रहा है। आखिरी वैल्यू को देख लेते हैं, 6 + 2 8, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। फिर जब सब्ट्रैक्शन की बात आई तो 9 - 5 = 4, सही है, हमारे पास आंसर सही आ रहा है। 6 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आ जाएगा। सो लाइक दिस वे वी आर गोइंग टू परफॉर्म आवर द लैब ऑफ 2D एरे, सही ना, इस तरह से परफॉर्म होगा।
इसमें बस ये बात नोट करने की है कि पूरे प्रोग्राम के अंदर जब भी आप यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं, सही ना, सो यू ऑलवेज रिक्वायर द नेस्टेड लूप। एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई डू नॉट पुट एनी लाइक करली ब्रैकेट्स। इफ़ आई कैन, अगर मैं डालना चाहूँ तो मैं डाल सकता हूँ, बट आई टोल्ड यू व्हेन एवर इफ़ for example this is a statement and if only single statement is a part of this one, so we do not require the curly brackets, सही ना। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होती तो हमें करली ब्रैकेट्स यहाँ पे लगाने पड़ते। तो इस फॉर के पास एक ही ये वाली स्टेटमेंट है, सही ना, इस फॉर के पास एक ही स्टेटमेंट है। और सिमिलरली इस फॉर के पास एक सिंगल स्टेटमेंट है सी इन की। तो सी इन का ताल्लुक बेसिकली इस जे के लूप से है, सही है ना। लेकिन चूंकि जे का लूप इससे भी इंटरलिंक है, तो लाइक दिस वे कि 3 स्टेटमेंट्स आर इंटरलिंक टू ईच अदर, सही है। सो इन द माई second last class, when I'm teaching about the array, I already told you that how the values is going to be saved. Like first time the value is 0 and the j value is 0, so it's holding the first value, सही ना, 0 0 लोकेशन पे फर्स्ट वैल्यू को होल्ड किया, एंड सो ऑन। इस तरह से ये पूरा लूप चलेगा। सिमिलरली द सेकंड मैट्रिक्स एरे ऑफ 2 के अंदर हमने दूसरे मैट्रिक्स की वैल्यूज सेव कर ली। यानी मीन्स के वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक 2D एरे, सही ना, सो अकॉर्डिंग टू योर एरे साइज, लाइक इफ़ दिस साइज इज़ रिप्रेजेंटिंग 5, सही है ना। अगर ये 5 है तो मेक श्योर कि आपका जो आउटर लूप है तो उसका साइज़ भी जो आई की वैल्यू होगी वो 5 होगी, ठीक है। सो this one is representing I outer loop, this one is representing the inner loop which is called the J, सही ना। So whatever the size you are going to define here, it will be declared here. Make sure equal का साइन नहीं आएगा, क्योंकि एरे में जो वो फर्स्ट वैल्यू होती है, it always be save from the 0, सही है ना। 0 to 4 की लोकेशन में वैल्यू जो होगी वो सेव हो रही होगी। अच्छा, फिर उसके बाद वॉट एवर द कैलकुलेशन इज़ रिक्वायर्ड, सो द कैलकुलेशन विल ऑल्सो बी डन इन द सेम वे इन द फॉर्म ऑफ नेस्टेड लूप, सही है। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने ये करली ब्रैकेट्स की मुझे ज़रूरत पड़ी, यहाँ पे मुझे करली ब्रैकेट्स की ज़रूरत पड़ी। इसकी वजह क्या थी कि जैसे फॉर का इनर फॉर था, इसके अंदर अगर मेरे पास एक सिंगल स्टेटमेंट होती तो आई डू नॉट नीड दिस द स्क्वायर करली ब्रैकेट, सही है ना। Because I have now the 2 statements, like in which first is calculating the value, the second is printing the value, so that's why I need this curly square bracket. Similarly, the for loop, the I loop of the outer loop जो है हमारा, उसके अंदर एक हमारे पास स्टेटमेंट फॉर की है और एक स्टेटमेंट हमारे पास एंड लाइन की है। That's why I require this curly ब्रैकेट, सही ना। अगर मैं ना लगाता तो सी आउट एंडल इज़ नॉट बिकम द पार्ट ऑफ द आई लूप, सही है। अच्छा, अब ये सिर्फ मैंने इस वजह से लगाया कि जब ये 2 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा तो मेरे पास 2 वैल्यूज़ जनरेट कर देगा। लाइक जिस तरह पहले मेरा 1 2 जनरेट हो रहा है, तो 1 पहली वैल्यू मेरे पास, अगर लेट सपोज 1 आ रही है, सेकंड वैल्यू 2 आ रही है, उसमें ये टैब की स्पेसिंग आ रही थी मेरे पास आउटपुट में। तो उसके बाद जो मेरा थर्ड आउटपुट है वो जनरेट होने से पहले लाइन चेंज हो रही है। ये एक मिनट, एक आउटपुट सामने रख देता हूँ ताकि इसको समझने में आसानी रहे। ये मैंने आउटपुट दे दिया। अब ये 0 0 की लोकेशन पे मेरे पास ये 2 जनरेट हो रहा है, 0 1 की लोकेशन के ऊपर मेरे पास ये 2 जनरेट हो रहा है, सही है ना। उसके बाद फिर क्या होगा कि ये इनर लूप जो है फॉल्स हो जाएगा। जब फॉल्स होगा तो ये प्रोग्राम दोबारा ऊपर जाएगा। तो जैसे ही ऊपर जाएगा तो नीचे ये सी आउट एंडल क्या करेगा कि यहाँ पे जो कर्सर ब्लिंक कर रहा है उसको यहाँ पे नीचे ले आएगा, इस पार्टिकुलर 2 के पास ले आएगा। उसके बाद फिर आई के अंदर एक इंक्रीमेंट करेगा, आई की वैल्यू को 1 कर देगा, फिर लूप दोबारा आ जाएगा, जे रीसेट होके 2 2 दोबारा प्रिंट कर देगा, सही ना। उसके बाद चूँकि लूप फॉल्स हो रहा है तो उसके बाद लूप जो है वो नीचे चला जाएगा, सही ना। तो इस तरह से बेसिकली दिस 2D array has been performing. So whenever you do any kind of calculation, you required at least the nested loop in the 2D array, सही ना। nested loop में 2D array minimum requirement है, सही है। तो इस तरह से ये this is the lab of today's lab number 10। अच्छा, फिर इसका जो ये पूरा कोड दिया हुआ है, सही ना। सो यू कैन सी दिस पार्टिकुलर कोड एंड परफॉर्म इट, सही ना। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारा टास्क है, टेक 2 स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ साइज 2 by 2 एंड परफॉर्म
मल्टीप्लिकेशन, सही है ना, यानी मीन्स के अब आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करनी है, सही ना। मल्टीप्लिकेशन के लिए देयर आर अ लिटिल बिट डिफरेंट, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैं नेट पे जाके आपको थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ। लेट्स टेक 2 by 2। इसके थ्रू आप अपना आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं। अच्छा, इसने डायरेक्ट ही आउटपुट दे दिया इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे, तो नहीं, कोई भी इस बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके ऊपर चलें ये खोल लेते हैं। इसमें जो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि फर्स्ट मैट्रिक्स में जो आपने इनपुट लिया है, सही है ना, सो मेक श्योर कि द कॉलम ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज मस्ट बी इक्वल टू द फर्स्ट रो ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, सही ना। तो आपने इसमें इफ़ का चेक लगाना है, सही ना, जब आप ये परफॉर्म करेंगे इसका टास्क, सही ना। सो मेक श्योर यू मस्ट चेक कि इफ़ द रो ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द column of column of the first जो सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम है उसके इक्वल है या नहीं है, सही है ना। सो इफ़ इट इज़ ओके देन यू कैन डू द मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज द मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब चूंकि मैंने यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है कि 2 by 2 का, सो इट इज़ नॉट लाइक कंपल्सरी दैट यू कैन चेक इट, सही ना। यानी ये उस सूरत में होता है कि इफ़ पॉसिबल ट्राई करिएगा कि इसको ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि जिसमें आप यूज़र से पूछें कि आपको जो मैट्रिक्स बनाना है उसका क्या साइज़ रखना है, सही ना। तो उसकी एक एग्जांपल मैं कुछ इस तरह से दे सकता हूँ, यानी पूरा कोड तो नहीं बताऊँगा लेकिन थोड़ी सी एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि एक ऐसी टेस्ट केस जो मैंने बनाया था। इसको डिलीट कर देता हूँ कि आप ये कर सकते हैं इसमें कि आप नाम दे दें यहाँ पे कि जी C1 C2 नहीं C R। चलें अभी मैं आपको बताता हूँ उसमें कि करना क्या चाह रहा हूँ। बस प्लीज़ एंटर रोज एंड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1, इस तरह से मैं लिखता हूँ C in R1 लेना पड़ेगा, सही, R1 एंड C1।
अब यहाँ पे जो चेक लगेगा वो लगेगा कि वो आप ये चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स 1 है उसका जो कॉलम है, सही ना, C1, इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल्स टू R2, तो आप यहाँ पे आउटपुट जनरेट कर देंगे कि जी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैन नॉट बी पॉसिबल। इस तरह से आप कुछ लिख देंगे, सही ना। अभी मैंने इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, मैं पूरा प्रोग्राम नहीं बना रहा, सिर्फ ये बता रहा हूँ कि यू कैन पुट दिस पार्टिकुलर चेक के इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल देन इट कैन नॉट बी पॉसिबल। इन अदरवाइज वही एल्स में चले जाएंगे कि इसका मतलब इफ़ दिस कंडीशन इज़ फॉल्स सो इट मीन्स कि मल्टीप्लिकेशन इज़ पॉसिबल है, सही है। सो अब आप जो लूप लेंगे, सही ना, जो इसमें ये अभी तो ये सेट हुआ है कि ये नहीं मीन्स कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो सकती है। तो अब आप जो इनपुट के लिए लूप लेंगे उसका कुछ ये तरीका होगा कि फॉर i इज़ इक्वल्स टू 0, और जो मैंने बताया था कि आउटर वाला जो है वो जो आपके लेक्चर स्लाइड्स हैं, सही ना, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। एरेज में यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है बाकायदा कि मैंने 2D के एरे का बताया था कि जो फर्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट है इट इज़ रिप्रेजेंटिंग द रो, सही ना, सेकंड इज़ द कॉलम, सो इट मीन्स I इज़ रिप्रेजेंटिंग द रो एंड J इज़ रिप्रेजेंटिंग द कॉलम, सही है ना। So here is R1, for J is equals to 0, J is less than C1, J plus plus C in array जो भी है I, लाइक दिस वे यू आर गोइंग टू टेक एन इनपुट, सही ना। इस तरह से आप इनपुट लेंगे। अब जो लिमिट है वो यहाँ पे डिफाइन हो गई है। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि आपने सी इन से जो R1 लिया वो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, या C1 जो है वो यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इस तरह से आपने अपना जो भी एक लिमिटेड वे में डिक्लेयर कर देना है, सही है ना। सो इट विल बी द गुड प्रैक्टिस लाइक इफ़ यू मेक द प्रोग्राम इन सच अ वे, यानी इस तरह से बनाएंगे तो इट विल बी क्वाइट गुड, बट इट्स अप टू यू कैन omit this all of the things, यानी मीन्स के जो यहाँ से लेके और यहाँ तक का जो कोड है उसको ख़त्म कर दें, ना लिखें और डायरेक्ट यहाँ पे 2x2 करके इनपुट ले लें, सही है। अगर इन केस के उस ऊपर वाले हिस्से में अगर आपको प्रॉब्लम होती है सो यू कैन टेक लाइक दिस वे, लाइक दो एरेज में आप इनपुट ले लेंगे, सही ना। दो एरेज में जब इनपुट ले लिया सो सिंपली लाइक हेयर लेट सपोज कि आपके पास 2 5 1 4 ये एक मैट्रिक्स की वैल्यू है, बीच में ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 1 2। सो अब इसमें इसको हम लोग यूँ रीड करते हैं, और जो सेकंड मैट्रिक्स होता है इसको यूँ रीड किया जाता है। तो अब यहाँ पे देखें कि दिस 2 इज एग्जिस्ट ऑन 0 0 लोकेशन। मुझे ड्रॉ करने में थोड़ा सा मसला हो रहा है तो परेशान ना होइएगा। 0 1, फिर ये भी 0 0 लोकेशन है, ये 0 1 की लोकेशन है,
ये 1 0 की लोकेशन है, ये 1 1 की लोकेशन है। ये मैं लूप की बात कर रहा हूँ जो नेस्टेड लूप जो चल रहा है आपका, सही है ना। सो इसमें जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो कैसे जनरेट हो रहा है कि फर्स्ट क्या हो रहा है कि जो 0 0 की लोकेशन की जो वैल्यू है वो इसकी 0 0 की लोकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रही है, सही ना। 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास ये 4 आ रहा है। उसके बाद फिर इसमें एक और काम ये परफॉर्म हो रहा है कि यहाँ पे 0 1 की लोकेशन पे जो 5 है, जो मेरी सेकंड वैल्यू है, वो मल्टीप्लाई हो रही है बजाय आगे की वैल्यू से, ये रो की वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है। यानी मीन्स के इसको बल्कि इस तरह से लिखता हूँ ताकि और सिचुएशन क्लियर रहे आपको ना। प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरह से हमारे पास जो है एक आउटपुट जो होता है वो जनरेट होता है। सो इसमें अब जो देखने की बात ये है कि एक तो ये इसमें जो आपस में जो मल्टीप्लिकेशन हो रही है, सही है ना, तो इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि एक लूप लेना है फॉर i इज़ इक्वल्स टू करके कुछ भी, वो मैं अभी नहीं लिख रहा, सही ना। और फिर सेकंड के लिए भी हमें लूप चाहिए फॉर j इज़ इक्वल्स टू दिस जो भी है। अच्छा, उसके बाद देखें कि जब हमारे पास ये सेकंड, फिर उसके बाद ये जो दो लूप हमें चाहिए थे, ये सिर्फ इस वजह से चाहिए थे कि जो 0 0 की लोकेशन ऑफ लूप मैट्रिक्स 1 है और जो 0 0 की लोकेशन है मैट्रिक्स 2, उनकी मल्टीप्लिकेशन हो सके। उसके बाद फिर आप ये देखें कि एक और चीज़, जो 0 1 की लोकेशन और 1 0 की लोकेशन आपस में जो मल्टीप्लाई हो रही हैं और वो इसी आउटपुट का हिस्सा हैं, तो इसका मतलब है कि हमें एक थर्ड लूप की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे। यानी मीन्स के यहाँ पे जब आप इसका आउटपुट जनरेट करेंगे, सो यू हैव टू रिक्वायर द थर्ड लूप एज वेल, सही है ना। सो इस तरह से इसका जो आउटपुट जनरेट होगा उसमें आपको 3 लूप्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये भी नेस्टेड लूप ही है, सही है। लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड द नेस्टेड लूप। तो अब जो आउटपुट जनरेट करने में, जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो आउटपुट जनरेट करना होगा, तो उसके अंदर आपको यानी 3 लूप्स को लिखने के बाद यहाँ पे वो इक्वेशन कह लें या फिर कुछ जो भी कैलकुलेशन कह लें, सही ना। लेट सपोज आई एम गोइंग टू राइट जस्ट एन इक्वेशन, सही ना। तो यहाँ पे वो यानी इक्वेशन की बजाय स्टेटमेंट ज़्यादा बेहतर रहेगा। वो स्टेटमेंट लिखी जाएगी कि जिसमें ये चीज़ कैलकुलेट होके और आपके पास इस तरह से जो आउटपुट है वो जनरेट हो जाएगा, सही है ना। सो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी बिग हिंट, सही है ना। बहुत ज़्यादा हिंट इसमें दे दिया और इसका कोड इतना बड़ा नहीं है, बहुत ही छोटा सा कोड होगा, सही है ना। यानी बस एक लाइन में आपने इसका आउटपुट को कैलकुलेट करते जाएंगे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन का आउटपुट आ जाएगा। तो इस तरह से यू आर गोइंग टू परफॉर्म दिस पार्टिकुलर टास्क ईजीली। एनी क्वेश्चन सो फार? समझ में आ गया सबको? ओके, अच्छा फिर अब हम ओके, आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दिस लैब एज वेल, सही ना। अच्छा, जब ये तकरीबन लैब 10 जब 10 लैब्स कंप्लीट हो गई हैं ना, तो जब 10 लैब्स कंप्लीट हो जाएंगी ना, तो मैं अभी वही टीम्स के अंदर ही जहाँ पे इस तरह असाइनमेंट मैंने अपलोड करने का कहा था ना, उसी जगह पे मैं इसके अभी एक वो बना दूंगा लैब फाइल का। तो लैब फाइल भी आपने अपलोड कर देनी है, सही ना। तो ताकि जब 10 लैब्स कंप्लीट कर लें, सही ना। So like there is no any fixed deadline, but I assume that you can upload till 8 जून, सही ना। नेक्स्ट वीक मंडे तक आप लोग 10 लैब जो है ना वो अपलोड कर देंगे उसमें टीम्स के ऊपर। मैं आपको लिंक शेयर करा दूंगा कि जहाँ जिस तरह असाइनमेंट शेयर कराया है कि वहाँ पे सबमिट कराना, तो सिमिलरली आपने लैब फाइल को भी एक असाइनमेंट वाले पोर्शन के अंदर सबमिट करा देना है। जब 10 लैब्स कंप्लीट हो जाएंगी, 11 की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, 11 बाद में सबमिट करा दिएगा, सही ना। लेकिन लेट्स स्टार्ट विद लैब नंबर 11। लैब नंबर 11 इज़ अबाउट इंट्रोडक्शन टू द कैरेक्टर एरेज, सही ना। यानी कैरेक्टर एरेज इट्स ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रिंग, सही ना। स्ट्रिंग कह लें, कैरेक्टर एरे, इट्स अ सिमिलर थिंग, बट लेटर इट विल बी अ डिफरेंट थिंग, सही ना, जो कि हम कल कवर करेंगे इस चीज़ को। और कुछ स्ट्रिंग के सर
सर हमें सीओडी कोड लिखना जरूरी होता है क्या हर लैब के साथ? मुझे समझ में नहीं है क्या कहा आपने। सर हमें सीओडो कोड जो लिखना जरूरी होता है हर लैब के साथ, सीओडो कोड। सी सी ओ डी। सीओडी नहीं सर, सीओडो कोड। सीओडो सीडो। कोड। ओके ओके, सीडो कोड, सर ओके। वो सीडो कोड की बात। हाँ सही समझिए, सीडो कोड जो है, जी हाँ, हर लैब के साथ आपने लिखना है। सिर्फ लिखने की वजह ये है कि ताकि आपको ना उसका आइडिया हो, सही है ना, कि what you are going to perform. Do not write in much detail, just like the like the very like brief summary, सही है ना, इसकी summary सी हो कि जिसके अंदर आपको इस चीज़ का आइडिया हो कि how you are going to perform this particular thing, सही है ना। क्योंकि सीडो कोड देख के आपको कोड याद रहेगा, सही है ना, यानी मीन्स के डायरेक्ट कोड को देख के आपको इतनी जल्दी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी जितना सीडो कोड को देख के आपको चीज़ समझ में आएगी। तो हमारी वही मैंने पहली लैब तो खैर हमारी बेसिक थी। सेकंड लैब एंड ऑनवर्ड मैंने कहा था कि जितनी भी हमारी लैब है, सही ना, इसमें लैब लिखा हुआ है, तो इसके साथ आपने जब भी लैब स्टार्ट करेंगे तो ये सीडो कोड की मैंने हेडिंग दी हुई है, सही ना, राइट मस्ट सीडो कोड, सही है। और सोर्स कोड तो खैर लैब का गिवन है, और उसके बाद फिर आउटपुट और कंक्लूजन आ जाएगा। सो ये सिर्फ लैब की हद तक है। टास्क जब आप परफॉर्म करेंगी ना, तो उसमें सिर्फ सोर्स कोड लिखना है और आउटपुट लिखना है, सही ना। उसमें आप सीडो कोड अगर ओमिट करना चाहें कर सकती हैं। टास्क में मैं छोड़ रहा हूँ, यानी टास्क में लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन लैब वाले पोर्शन में सीडो कोड ज़रूर लिखें। ओके सर, थैंक अच्छा। यू। अच्छा, फिर लैब नंबर 11 जो है, इट्स अबाउट द स्ट्रिंग, सही है ना। स्ट्रिंग को हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था बिफोर रमज़ान, सही है ना। इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ भी करा दूंगा आज ही, ताकि कुछ चीज़ें हैं जो हमारी रह गई थी इसके अंदर, तो उसको हम लोग कवर अप करेंगे। इसको थोड़ा सा वही रिवाइज़ करा दूँ थोड़ा सा, अगर आपके जहन से अगर निकल गया हो तो। जो करेक्टर एरेज हैं, सही है, तो उसको जब उसकी जब अब तक जितनी भी जो प्रोग्रामिंग थी उसमें हम लोग वैल्यूज़ ले रहे थे, चाहे वो फ्लोटिंग वैल्यूज़ हो, इंटीजर वैल्यूज़ हो, एंड सो ऑन, या शॉर्ट के अंदर हो। तो लेकिन अगर आपने कोई अल्फ़ाबेट इनपुट लेना है, सो यू मस्ट डिक्लेयर CHAR, राइट एनी नेम एंड द साइज, सही है ना। सो इन द करेक्टर्स एरे यूजुअली वी हैव वन एक्स्ट्रा करेक्टर, सही ना। एक एक्स्ट्रा करेक्टर्स के अंदर होता है, डेट्स कॉल्ड द \0, इसको हम नल करेक्टर कहते हैं, सही ना। तो नल करेक्टर ऐड किया जाता है ताकि इट डिफाइंस के द वैल्यू डेट यू आर गोइंग टू टेक इन योर पार्टिकुलर स्ट्रिंग, इट्स एंड फिनिश, यानी कंप्लीट हो गया है, सही ना। इसके बाद फर्दर कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये यहाँ इसकी रिप्रेजेंटेशन है। फिर सेकंड थिंग कि इसको दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है कि अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देनी है तो करली ब्रैकेट ओपन करके हर एक के ऊपर सिंगल कोटेशन के अंदर अगर एक वो है अल्फ़ाबेट है, तो उसमें सिंगल कोटेशन के साथ आपने इस तरह से हेलो करके और आखिर में \0 करके लिखना है। या दूसरा तरीका ये है कि अगर एक से ज़्यादा करेक्टर हैं तो उसको HELLO से हेलो है, उस पर डबल इन्वर्टेड कॉमास लगा के कॉलन लगा देंगे, इसके आगे करली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज नहीं होते हैं, सही ना। तो बोथ आर द करेक्ट वे, बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे कि अगर आप इंडिविजुअली तौर पे सारे करेक्टर डिफ़ाइन कर रहे हैं और आखिर में नल करेक्टर नहीं दे रहे। ये वाला प्रोग्राम थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में क्या था कि कंप्लीट स्मॉल ABCD एंड कैपिटल ABCD विल बी जनरेटिंग विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर लूप। यहाँ पे 27 साइज़ देने का मकसद ही यही था कि 26 साइजेस फॉर द अल्फ़ाबेट एंड द लास्ट स्पेस इज़ फॉर द नल करेक्टर, सही ना। इस तरह से ये प्रोग्राम जो था हमारा यानी बनाया जा रहा था, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है वो कुछ ये है कि लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग देन वी विल परफॉर्म द लैब। कि लेट सपोज के अब हमने इसमें आपने लेट सपोज अपना नाम इनपुट लेना है। CHAR करके एक मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ जो कि सिर्फ जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन है। और फिर यहाँ पे वही है कि आपने वॉट एवर द साइज़ यू कैन डिक्लेयर यू कैन डू इट, सही ना। यूजुअली हमारा नाम नॉट मोर देन 25 करेक्टर्स का होता है, तो अगर इससे ज़्यादा का साइज़ है तो यू कैन इंक्रीज इट्स अप टू यू, नो एनी प्रॉब्लम। अगर आपका नाम सिर्फ लाइक फॉर एग्जांपल अली 3 करेक्टर्स के ऊपर है, इट्स ऑल्सो एक्सेप्टेबल कि वो बाकी तो नल
कर देगा। सही है। तो लेट मी राइट डाउन के सी आउट एंटर योर नेम, सी इन नेम। जब हम इनपुट लेते हैं तो सिर्फ मेक श्योर के करेक्टर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगाते और ना हम लूप लिखते हैं कि ये खुद ब खुद इनपुट लेना शुरू कर देता है इन द करेक्टर एरे। सही ना। तो इस वजह से इसमें इट इज़ अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द करेक्टर एरे, वो इंटीजर एरे। सही है। सो सी आउट \n योर नेम इज़ ये मेरा एक प्रोग्राम बन गया। इसको मैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि इसमें मेरा जो आउटपुट है वो कैसे आ रहा है। लेट्स सपोज एंटर योर नेम, आई जस्ट राइट डाउन द अली। तो उसने मुझे दे दिया कि योर नेम इज़ अली। सही ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि दोबारा से मैं इसमें इनपुट लूँ और अपना पूरा कंप्लीट नाम जो है मैं इसमें इनपुट करूँ। सही ना। तो लेट्स सपोज कि आई एम गोइंग टू राइट जी, मेरा नाम है मोहम्मद लाइक वसीम मुनीर। So when I write down my complete name, it answer me your name is मोहम्मद। सही ना। इसने वसीम भी नहीं प्रिंट किया, मुनीर भी नहीं प्रिंट किया। अगर मैं काउंट करूँ इसकी लेंथ तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेसेस भी काउंट होती हैं तो उसको भी काउंट करना पड़ेगा। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो मैक्सिमम 20 स्पेसिंग के अंदर मेरा नाम आ रहा है। तो जो मैंने एरे का साइज़ डिक्लेयर किया है वो बिल्कुल सही किया है। एनीबडी कैन टेल मी व्हाई इट इज़ नॉट प्रिंटिंग माय कंप्लीट नेम? There is no any error, no warning in the program, but it only print my first name only. सर हम्म सर करेक्टर टैब में क्या होता है कि जब वो है ना कोई भी स्पेस दिखता है ना तो वो समझता है कि वहीं तक था सेंटेंस, इसके बाद वो आगे रीड नहीं करता, इसलिए हम लोग स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो ये कभी क्या? कोई ब्लैंक स्पेस दिखता है तो वहीं ड्रॉप कर देता है और बोलता है कि यहाँ ही तक है, आगे कुछ भी नहीं पढ़ता। तो ये करेक्टर देखता है या सीन की स्टेटमेंट देखती है? सर करेक्टर का मतलब है करेक्टर बाय करेक्टर चलना। जैसे ये वाइट स्पेस देखता है या कोई ब्लैंक स्पेस देखता है तो वहीं करेक्टर को ड्रॉप कर देता है, आगे नहीं पढ़ता। अच्छा। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सही है, थोड़ा सा गलत है। एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एनिमीज़ के जो यहाँ पे जो मेरा नाम जो पूरा इनपुट नहीं लिया उसमें करेक्टर इसका कोई वो नहीं है, कोई अमल दखल नहीं है, कोई इसका कसूर नहीं है, ना सी आउट की स्टेटमेंट का है। सही ना। ओनली द प्रॉब्लम इज़ एग्जिस्टिंग एट दैट पार्टिकुलर पॉइंट। ये जो हमारे पास द सी इन की स्टेटमेंट है। सही ना। सी इन की स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है कि इट कैन नॉट accept any input if space or enter key comes। यानी सी इन की जो स्टेटमेंट है हमारी वो उस वक्त टर्मिनेट हो जाती है कि जब अगर आपने कोई सिंगल स्पेस यानी स्पेस बार प्रेस कर दिया हो या एंटर की प्रेस कर दी हो तो उसके बाद वो इनपुट नहीं लेता। सही है। यानी मींस के हम सी इन के अंदर जो इनपुट्स दे रहे हैं वो स्पेसिंग के साथ भी दे सकते हैं। सही है ना। यानी मींस के लेट मी जस्ट कट दिस थिंग, आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस चीज़ को कि i, j, इस तरह से मैंने कोई वेरिएबल लिए, सी आउट की स्टेटमेंट लिखी, एंटर 3 वैल्यूज़, सी इन i, j, k, सी आउट हैंडल i।
अभी एक साथ लिख रहा हूँ तो वो एक साथ ही प्रिंट कर देगा जी। एक छोटा सा प्रोग्राम, यानी मैं इसका कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा है कि एंटर 3 वैल्यूज, सही है ना। तो लेट सपोज कि मैंने लिखा 1, उसके बाद मैं एंटर प्रेस नहीं कर रहा, मैंने दिया स्पेस। जैसे ही मैंने स्पेस दिया तो इसका मतलब है कि आई के वेरिएबल में उसने 1 को सेव कर दिया है, सही है। फिर उसी तरह मैंने 2 दिया, उसके बाद मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो उसने जे के वेरिएबल में 2 को सेव कर दिया। फिर मैंने 3 प्रेस किया तो 3 जो है वो के वेरिएबल में सेव हो गया। अब मुझे अगर अपना आउटपुट देखना है, आउटपुट देखने के लिए मुझे हमेशा एंटर की प्रेस करनी पड़ेगी, सही ना। मैं एंटर की प्रेस करूँगा तो मेरे पास मेरा आउटपुट डिस्प्ले होगा। सो दिस इज़ लाइक अनदर वे टू टेक द वैल्यूज़ एज इनपुट, सही ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक ही लाइन के अंदर मैंने 3 वैल्यूज़ को इनपुट करके दिखाया है, सही ना। तो उसकी वजह ये है कि जो स्पेस बार है इट्स ऑल्सो वर्क्स एज एन एंटर की, सही है। लाइक जिस तरह नॉर्मली अब तक हम लोग जो वैल्यूज़ इनपुट लेते आए थे उसमें हमने 1 2 3 इस तरह से प्रेस किया था तो हमारे पास आंसर आया था। यहाँ पे आप एंटर प्रेस कर दें या स्पेस बार प्रेस कर दें तो इट एक्सेप्टिंग अ सिंगल वैल्यू, सही ना। सो डेट्स वाई जो हमारा प्रोग्राम था जिसमें मैं अपना पूरा नाम लेना चाह रहा था तो वो इनपुट नहीं हो सका था, सही है ना। इसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। तो मेक श्योर हमेशा ये याद रखिएगा कि जो सी इनकी स्टेटमेंट है वो सिर्फ एक सिंगल नाम को इनपुट लेने के लिए एक्सेप्ट करेगी। इसमें अगर कोई स्पेसिंग आ जाएगी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं दोबारा से अपना नाम इनपुट लूँ कुछ इस तरह से कि जी मोहम्मद, इसमें मैं स्पेस नहीं दे रहा, वसीम लिखा और मुनीर लिखा। अब देखिए इसके अंदर मेरा नाम कंप्लीट है और इसमें कोई स्पेसिंग नहीं है तो वो एज इट इज़ प्रिंट हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं इसमें स्पेस दूंगा तो वो वहाँ से मेरा नाम इनपुट लेना छोड़ देगा, सही है। तो अब इस प्रॉब्लम को या इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो आई ऑलरेडी लाइक अपलोडेड दिस पर्टिकुलर लेक्चर स्लाइड इन द टीम्स कि आपको इसके अंदर इनपुट लेने के लिए एक अलग कमांड की ज़रूरत पड़ेगी, सही है ना। अगर आपने कंप्लीट नाम विद स्पेसिंग लेना है सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक इनपुट इन दिस पर्टिकुलर फॉर्म। यहाँ पे लिखा हुआ है सी इन डॉट गेट लाइन नेम कॉमा 24 इस तरह से स्पेसिंग, सही है। सो बेसिकली दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ काइंड ऑफ फंक्शन दैट टेकिंग एन इनपुट द होल लाइन। गेट लाइन इज़ अ फंक्शन, सी इन का मतलब तो हमारा इनपुट देना है, सही है ना। गेट लाइन इज़ अ फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है, सही है। उस फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स हमने देने होते हैं। एक पैरामीटर वो कि जिस वेरिएबल के आपने अंदर अपने नाम इनपुट लेना है। सेकंड कि उसका साइज़ कितना होना चाहिए। whatever the size that has been declared in your array, you must reduce one value from in this particular taking the name as input। यानी यहाँ पे आप 24 डिक्लेयर कर देंगे क्योंकि लास्ट वैल्यू जो होती है हमारी नल कैरेक्टर के लिए रिजर्व होती है। तो यहाँ पे हम लोग नल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, यहाँ पे सिर्फ वो कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें हमने वैल्यूज़ इनपुट लेनी होती है, सही है। सो आई एम गोइंग बैक टूवर्ड्स द प्रोग्राम और यहाँ पे क्या करूँगा कि ये इंसर्शन के साइन जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे क्योंकि अब ये डायरेक्ट इनपुट नहीं है, अब ये फंक्शन के थ्रू इनपुट है। तो यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट, और जैसे ही मैंने डॉट लगाया तो उसके बाद ये फर्दर ये मुझे बता रहा है कि इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, सही है ना। कौन कौन से फंक्शंस आ सकते हैं इसकी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे कि जो फंक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम डायरेक्ट अपना जो हमें फंक्शन रिक्वायर्ड है वो टाइप कर लेंगे, सही है। वो फिर जब एडवांस प्रोग्रामिंग आपकी आएगी तो उसके अंदर ये चीज़ काम आएगी, सही ना। जब भी राउंड ब्रैकेट्स आते हैं किसी भी नाम के साथ तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला वो जिसके अंदर आपने जो आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, नेम डिक्लेयर किया, नेम आ गया। इसके बाद कॉमा, और ये नाम आपने मैक्सिमम कितने कैरेक्टर्स का इनपुट लेना है। आप मैक्सिमम स्ट्रेंथ दे दो उसके अंदर
उससे वही सेम के कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नाम उससे कम होना चाहिए, जो आपने स्ट्रेंथ डिफाइन की है, नाम उससे कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा होगा तो वो करेक्टर जो करेक्टर्स होंगे डिस्कार्ड हो जाएंगे। अगर इसका साइज़ में कम दूंगा तो बाकी करेक्टर्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अब इस तरह से यानी मीन्स कि मैंने नाम लिया गेट लाइन, यानी मीन्स कि गेट लाइन जो है वो पूरी लाइन को उस वक्त तक रीड करता है जब तक कि एंटर की प्रेस ना हो जाए, सही ना। जब तक उसको एंटर की प्रेस होती हुई नहीं मिलेगी वो इनपुट लेता चला जाएगा। अब देखते हैं कि अब मैं इसको कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करता हूँ तो अब क्या जवाब देता है। यानी मैंने अब नाम लिखा पूरा, मोहम्मद वसीम मुनीर। तो अब देखें कि मेरा नाम स्पेसिंग के साथ उसने एक्सेप्ट कर लिया। उसकी एक्सेप्ट करने की वजह ये है कि गेट लाइन का फंक्शन उस वक्त तक इसको रीड करता चला जाता है जब तक उसको एंटर की ना मिल जाए, सही ना। तो इट इज़ लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट व्हेन यू आर गोइंग टू टेक इनपुट। तो अब देखें कि इंटीजर एरेस में और करेक्टर एरेस में एक मेजर डिफरेंस आ गया है इनपुट लेने का, अगर आपने कंप्लीट नाम जो है वो इनपुट लेना है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर एक और चीज़ जो इसमें बताने की है पार्टिकुलर कोड के अंदर कि इफ़ यू वांट टू प्रिंट योर फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर, थर्ड कैरेक्टर ऑफ योर नेम, देन यू हैव टू रिक्वायर्ड टू राइट। अगर आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 लिख देते हैं तो इसका मतलब है कि ये डिफ़ाइन कर रहा है कि आप सिर्फ एक कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं जो आपने अपने नाम में इनपुट लिया है, सही ना, फर्स्ट कैरेक्टर को। अगर आप यहाँ पे 1 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि आप यू आर गोइंग टू प्रिंट द सेकंड कैरेक्टर इन योर नेम, सही ना। आपके नेम का जो सेकंड कैरेक्टर है वो आप प्रिंट कराना चाह रहे हैं, एंड सो ऑन, सही ना। इस तरह से इसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि यू हैव टू प्रिंट द लास्ट कैरेक्टर ऑफ योर नेम, सही है ना, तो वो सिर्फ आप अपने नाम की हद तक कर सकते हैं। लाइक मैंने अभी कैलकुलेट किया था कि मेरे नाम में 20 कैरेक्टर्स हैं, तो मैं यहाँ पे 20 लिख दूँगा, सही है ना। क्योंकि मैंने 1 से कैलकुलेट किया था तो उसका मतलब मैं 19 लिखूँगा। तो मैं 19 लिख दूंगा तो मुझे मेरे नाम का आखिरी जो मुनीर में आर आता है तो वो प्रिंट कर देगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। लेकिन अगर मैं कोई और नाम इनपुट करूंगा तो फिर वो ये जो है मुझे लास्ट कैरेक्टर नहीं दे पाएगा, सही है ना, क्योंकि एवरी पर्सन हैज़ ओन नेम एंड द लेंथ ऑफ द नेम इज़ डिफरेंट, सही है ना। सो बाय दिस वे आई एम नॉट श्योर के एवरीबडीज़ लास्ट कैरेक्टर विल बी प्रिंट, लेकिन आई एम क्वाइट श्योर के अगर हम जब 0 लिखते हैं तो वो तमाम लोगों के नाम का जो पहला कैरेक्टर है वो प्रिंट कर देगा, सही ना। सो अगर हमने लास्ट कैरेक्टर को उठाना है किसी भी नाम के तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो आपने नाम में जो वैल्यूज़ इनपुट ली हैं तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, यानी मींस के उसके टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स कितने हैं, सही ना। मेरे नाम में तो मैंने मैनुअली कैलकुलेट किया, आप अपने नाम में करेंगे तो मैनुअली कैलकुलेट करेंगे। तो कोई ऐसा फंक्शन होना चाहिए या ऐसा कोई लॉजिक होनी चाहिए जो कि आपके नाम की लेंथ को कैलकुलेट कर ले। तो लकीली वी हैव सो मैनी बिल्ट इन फंक्शंस इन द स्ट्रिंग इन द कैरेक्टर एरे दैट कैन हेल्प अस टू फाइंड द लेंथ ऑफ योर नेम, सही ना। इस पार्टिकुलर कोड में आप ये देखें, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है कैरेक्टर नेम, एक इंटीजर वैल्यू टी मैंने डिक्लेयर करवाया है, सही है। वो इस वजह से करवाया है कि वॉट एवर द नेम यू आर गोइंग टू टेक एज इनपुट, लाइक फॉर एग्जांपल हियर इज रिटन मिसबाहुल हक, सो आई जस्ट टेक द वैल्यूज एज इनपुट हेयर। तो उसने नेम के वेरिएबल में वो पूरा मिसबाहुल हक को सेव कर लिया, सही है। हमारे पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसका नाम है strlen, दैट्स कॉल्ड स्ट्रिंग लेंथ। ये str से स्ट्रिंग, len से लेंथ। सो दिस इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग हेडर फाइल। अब हमें जो एक हेडर फाइल जो यूज़ करनी पड़ेगी कैरेक्टर्स के अंदर वो करनी पड़ेगी स्ट्रिंग की हेडर फाइल, सही ना। स्ट्रिंग की हेडर फाइल डिफाइन दिस पार्टिकुलर फंक्शन। आप इसमें क्या करते हैं कि strlen लिखते हैं, नेम एज इट इज़ लिखते हैं। ये क्या करेगा, आपको टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ या टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो हैं वो इस टी वेरिएबल में आपको कॉपी कर देगा इंटीजर वैल्यू में, सही ना। जो इसकी काउंटिंग है वो इंटीजर में होती है, इसी वजह से हमें टी का जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप में डिक्लेयर करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए जैसा मिसबाहुल हक है, अगर मैं इनको काउंट करूँ टोटल कैरेक्टर्स को तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल 11 कैरेक्टर्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं।
तो टोटल 11 अल्फ़ाबेट्स हैं, लेकिन जिसका आउटपुट आ रहा है वो 13 आ रहा है। सही है, 13 इस वजह से आ रहा है कि इसके बीच में 2 स्पेसेस आ रही हैं, तो वो उसको भी काउंट करता है। strlen का फंक्शन इसके बीच में चाहे @ हो, हैश हो, कोई भी साइन हो, उनको strlen का फंक्शन काउंट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि strlen सिर्फ अल्फ़ाबेट को काउंट करता है, strlen का फंक्शन तमाम चीज़ों को काउंट करता है। सही है, एक ये फंक्शन की इसकी प्रॉपर्टी है। फिर उसके बाद अगर आपने अगर सिर्फ कैरेक्टर्स को काउंट करना है, तो आपने क्या करना है कि एक लॉजिक लगानी है जो कि ये आपको बताएगी कि इसमें से जो स्पेसिंग है वो ख़त्म कर दो। आमतौर पे हमारे नेम में कोई और चीज़ नहीं होती सवाए स्पेसिंग के। सही है ना। सो इफ़ यू वांट टू एक्सट्रैक्ट दैट पार्टिकुलर स्पेसिंग इन फ्रॉम योर नेम, so if you extract this particular spacing from name, then you exactly know the total number of alphabets in your name. So what is the logic behind to extract the spacing is that कि आप क्या करोगे कि जब लेंथ आपने यहाँ पे काउंट कर ली, तो इसका मतलब ये है कि आपको एग्जैक्ट पता चल गया कि जो आपका आखिरी कैरेक्टर है, फॉर एग्जांपल Q, इट्स लोकेटेड ऑन द 13th पोजीशन। सही ना। तो इसमें आपको ये आसानी हो जाएगी कि आप जब लूप लगाओगे तो 0 से लेके उस लोकेशन तक का लगाओगे। इट मीन्स कि 13 तक का लगाओगे, आप 24 तक का नहीं लिखोगे। सही ना, क्योंकि बाकी जो स्पेसिंग है वो डिस्कार्ड हो जाएंगी, क्योंकि उसमें हमारे पास कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। सही है। सो सिमिलरली आप क्या करोगे, 0 से लेके 13 विच मीन्स कि टी को यहाँ पे एक लिमिट के तौर पे लोगे। और लॉजिक क्या लगेगी कि हम क्या कर रहे हैं कि हर करेक्टर को, जितने भी इसमें जो करेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, उसमें हम ये चेक कर रहे हैं क्या हमारा करेक्टर स्पेस के बराबर है। अगर वो एक स्पेस के बराबर है तो हम एक काउंटर लगा देंगे और काउंटर में उस वैल्यू को ऐड करना शुरू कर देंगे। होगा क्या कि जब 0 लोकेशन पे फॉर का लूप चलेगा तो वो क्या कर रहा है कि नेम ऑफ आई जब फर्स्ट टाइम 0 होगा तो 0 की लोकेशन पे वो m को पिक करेगा और m को कंपेयर कर रहा है स्पेस से, क्या m स्पेस के इक्वल है, तो दिस इज़ फॉल्स होने की सूरत में हमारा काउंटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, प्रोग्राम ऊपर चला जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगी 1। जब 1 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, नीचे आएगा 1 लोकेशन पे हमारे पास i एग्जिस्ट करता है, i को चेक करेगा कि i क्या स्पेस के बराबर है, अगेन कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। तो ये किस टाइम ट्रू होगी, बेसिकली 0 1 2 3 4 5 6। हाँ, जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी तो नेम ऑफ 6 पे वो स्पेस को पिक करेगा, इस पर्टिकुलर स्पेस को देखेगा, स्पेस इज इक्वल टू स्पेस, कंडीशन इज़ ट्रू, तो काउंटर में 1 का इंक्रीमेंट कर देगा। इसी वजह से इनिशियल काउंटिंग जो हमने 0 से स्टार्ट की है, तो यहाँ पे काउंटर जो है वो 2 टाइम्स एग्जीक्यूट करेगा, एक इस पर्टिकुलर पॉइंट पे और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। दूसरा से काउंटर की वैल्यू होगी 2। टोटल आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ थी 13। सही ना, पिछली स्लाइड में आपने देखा था 13 आ रही है, तो 13 में से जब हम 2 माइनस कर देंगे तो 11। सो 11 इज़ द एग्जैक्ट total number of characters exist in your name, in your sentence, whatever the thing। आपने MS वर्ड के अंदर भी ये चीज़ अगर आपने चेक की हो कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसके अंदर आप ये चेक कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ वर्ड्स इसमें कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स इसमें कितने हैं। तो उसके बैक एंड पे ये वाली लॉजिक लगी हुई होती है कि इसके थ्रू वो डिटरमाइन कर रहा होता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स और वर्ड्स कितने हैं। सही है ना। अच्छा, हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस भी हैं जो कि उसमें से कुछ हम लोग आज की लैब में टेस्ट करेंगे। तो उसमें एक हमारे पास एक फंक्शन है, इट्स कॉल्ड इज़ अल्फ़ा। सही है ना। तो जो फंक्शंस हमारे इस से शुरू होते हैं ना, मेक श्योर इज़ अल्फ़ा है, इज़ अपर है, इज़ लोअर है, इज़ डिजिट है, स्पेस एंड सो ऑन, तो वो आपको आंसर बूलियन में देते हैं। इट मीन्स इट गिव्स इधर ट्रू और फॉल्स। सही है। अब इसमें से वो क्या हो रहा है, और ये करेक्टर बाय करेक्टर होता है। सही ना, यानी एक करेक्टर को पिक करते हैं, उसका आउटपुट देते हैं, फिर दूसरा करेक्टर देते हैं, उसका आउटपुट देते हैं। सही ना। इज़ अल्फ़ा इज़ अ फंक्शन कि वो ये चेक करता है कि जो आपने वैल्यूज़ इनपुट ली हैं क्या वो स्मॉल a से लेके स्मॉल z या कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक की हैं। सही है। अगर तो वैल्यू है तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा, अदरवाइज़ वो फॉल्स कर देगा। इस फंक्शन के थ्रू हम अपने जो फॉर लेट्स सपोज कि हमारा एक डॉक्यूमेंट है, उसमें हम ये मालूम करना चाह रहे हैं कि इसमें से टोटल अल्फ़ाबेट इस डॉक्यूमेंट में कितने लिखे हुए हैं, तो वी कैन काउंट विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। इस अपर जो है वो हमें ये बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ़ अपर लेटर्स अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। इस लोअर हमें ये बताएगा
फंक्शन के टोटल स्मॉल अल्फ़ाबेट्स कितने हैं इस डिजिट, यानी मीन्स के अगर आप 1 2 3 भी लेना चाहें कैरेक्टर एरे में आप ले सकते हैं, सही ना। तो उसकी भी वो काउंटिंग करके बता देगा कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने मौजूद हैं आपके एक स्ट्रिंग एरे के अंदर, सही है। इस स्पेस का भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। यहाँ पे जो पिछला प्रोग्राम था ये तो मैनुअल था, इसमें मैंने फंक्शन को यूज़ नहीं किया। यहाँ पे मैं फंक्शन को भी यूज़ कर सकता, तो उस फंक्शन का नाम है इस स्पेस, जो कि काउंट करता है कि टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस कितनी आ रही हैं। फिर इस पंचुएशन, यानी पंचुएशन मार्क को ये काउंट कर लेगा कि टोटल नंबर ऑफ पंचुएशन मार्क आपके जो इनपुट है, जो आपका स्ट्रिंग का डेटा है उसमें कितना है, सही है। और फिर हमारे पास एक दो फंक्शन ऐसे हैं, टू अपर, यानी मीन्स कि ये फंक्शन क्या करता है कि अगर स्मॉल केस लेटर है इसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, सही है। टू लोअर, यानी मीन्स कि अगर अपर केस लेटर है उसको लोअर में कन्वर्ट कर देता है, एंड सो ऑन, देयर आर सो मेनी फंक्शंस, सही है। तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें, वरना आई एम गोइंग बैक टूवर्ड्स द लैब। इज दिस क्लियर? ये प्रोग्राम क्लियर है? जी सर। ओके, सो गोइंग बैक टूवर्ड्स द लैब, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। लाइक वही कि अगर आपने 20 एलिमेंट्स का एक कोई एरे क्रिएट किया, सही है ना, तो उसके अंदर अगर आपने 5 करेक्टर्स लिए, \0 दे के इसके यहाँ पे स्टॉप कर देगा, बाकी स्पेसिंग जो कि वो नल हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। अगर आप ये नल करेक्टर डिफाइन नहीं करेंगे तो होगा क्या कि वो पूरे के पूरे स्ट्रिंग को रीड करेगा, ठीक है। इसको भी हम एक अलग से एग्जांपल लेके ना उसको टेस्ट कर लेंगे। फिर उसी तरह अगर आपने सब बैरेड हॉक्सन लिया, सही है ना, तो उसमें भी स्पेस को भी ये मेमोरी का हिस्सा है, इसको रिज़र्व करेगा, और जहाँ \0 हो जाएगा तो उसके बाद उसको फर्दर रीड नहीं करेगा, सही ना। इस वजह से यहाँ पे \0 डेट्स कॉल्ड द नल करेक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्ट्रिंग एरे, सही है ना। अच्छा, स्किप कर रहा हूँ ये सारा ट्यूटोरियल, ये खुद से रीड कर लीजिएगा, कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट हमारी ये वाली जो लैब है स्ट्रिंग की ना, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ फंक्शंस को मैं चेक करवा रहा हूँ कि कुछ मैंने प्री डिफाइंड डेटा लिया है, सही है, और उसको हम लोग रीड आउट कर रहे हैं कि इसमें इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हो क्या रहा है, सही है ना। सो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि कॉपी कर लेता हूँ, ताकि मेरे ख्याल में लैब होगी तो मैं इस लैब को ओपन कर लेता हूँ ताकि मेरे टाइपिंग का टाइम सेव हो जाए। लैब हाँ, ये वाला कोड है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर कोड को, ज़रा देख लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया कि कैरेक्टर नेम 1 ऑफ साइज़ 25 करके एक एरे डिफ़ाइन किया, सही है। इसमें मैंने कोई वैल्यू अभी डिफ़ॉल्ट इनपुट नहीं दिया है, मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। उसके बाद फिर मैंने एक दूसरा एक और स्ट्रिंग एरे क्रिएट किया, कैरेक्टर एरे ऑफ साइज़ 25, और उसमें एक मैंने पाकिस्तानी का वर्ड जो है वो प्री डिफाइन दे दिया, सही है। मैं चाहता तो इसको करली ब्रैकेट ओपन करके कैरेक्टर बाय कैरेक्टर भी दे सकता था, सही है। मैंने एक साथ दे दिया इन्वर्टेड कॉमा में, ताकि मेरा स्पेसिंग जो है वो कम यूज़ हो। डेफिनेटली उसमें स्पेसिंग ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। सो दिस इज़ अनदर कैरेक्टर एरे इन विच द डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज़ पाकिस्तानी, सही है। उसके बाद एक मैंने कॉपी के नाम से क्रिएट किया, साइज़ 25 दे दिया। डजेंट मैटर, मेक श्योर कि साइज़ अगर ज़्यादा हो कोई मसला नहीं है, बहुत ज़्यादा पर ना दे दें जो एक्सीड कर जाए मेमोरी को, तो एक नॉर्मल कोई भी साइज़ दे दें। यहाँ पे मैं 5 भी दे दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कोई समहाउ मिस्टर लिख दिया, सही है। और एक मैंने TMP सो कॉल के टेम्परेरी वेरिएबल क्रिएट कर दिया, सही है, ऑफ साइज़ 25, सही है। तो यानी मीन्स कि इसमें अभी फ़िलहाल मैंने कोई वैल्यूज़ इनपुट नहीं ली। कुछ मैंने इंटीजर टाइप ITW करके मैंने कोई वेरिएबल डिफ़ाइन किया, W के आगे मैंने 0 यानी इसको इनिशियलाइज़ कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब पहली लाइन में मैंने क्या किया कि मैंने पूछा कि एंटर योर कंप्लीट नेम, सही है ना। सो C in डॉट गेट लाइन के थ्रू मैंने नाम इनपुट ले लिया, और उसके बाद फिर मैंने वही नाम जो था आपका हेलो करके उसके साथ कंप्लीट नेम जो होगा वो प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में मैंने क्या किया कि
टी लेके strlen name1 यानी मैंने जो आपका नेम है उसकी टोटल लेंथ काउंट कर ली, सही ना, काउंट कर ली। और उस लेंथ का काउंट करने का मुझे जो एडवांटेज हुआ वो कुछ ये हुआ कि आई कैन फाइंड द फर्स्ट करेक्टर इन योर नेम इज़ नेम ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0, सही है, यानी नेम ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0 इट प्रिंट्स द फर्स्ट करेक्टर ऑफ माई नेम। और लेंथ काउंट करने का जो एडवांटेज ये हुआ कि मुझे लास्ट करेक्टर मालूम करने में आसानी होगी। तो सो द हाउ आई कैन प्रिंट एनी नेम्स लास्ट करेक्टर जस्ट राइटिंग नेम t-1, सही ना। सो मेक श्योर कि जो स्ट्रिंग का फंक्शन है ना, strlen का फंक्शन, ये जब काउंट करेगा ना, लेट सपोज अगर मैंने लिखा वसीम तो इसको काउंट करेगा 5 नॉट 4, सही ना। मेक श्योर ये याद रखिएगा कि जो strlen का फंक्शन है वो वसीम को 5 ही काउंट करेगा, जो एक नॉर्मली तौर पे काउंट किया जाता है। लेकिन एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो m जो है वो 4th लोकेशन पर है, सही ना। सो इस वजह से यहाँ पे हमने जो t-1 किया वो इस वजह से किया कि 5 में से 1 माइनस हो जाए तो 4 आ जाए, और 4th पोजीशन जो है मेरी वो m की है, सही है ना, m की 4th पोजीशन है। तो इस तरह से क्या कहते हैं m जो है वो प्रिंट हो जाएगा मेरे नाम में। सिमिलरली आपके नाम की जो भी स्ट्रेंथ होगी तो वो उसको एक माइनस करके आखिरी कैरेक्टर जो है वो प्रिंट कर देगा। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे अब मैं मालूम करना चाह रहा हूँ, ये जो t जो है ये तो विद स्पेसिंग आपको बता रहा है कि स्पेसेस के साथ नाम जो था वो आपका क्या था, सही है। यहाँ पे वही सेम चीज़ जो आपको लेक्चर नोट में मैंने दिखाई कि यहाँ पे वो स्पेस काउंट कर रहा है, सही ना। स्पेस काउंट किया कि आपके नाम में जितनी भी स्पेसेस है वो काउंट हो गई, 0 से लेके t तक, लेस देन t तक चलेगा, सही है। यानी मीन्स के वॉट एवर द लास्ट करेक्टर ऑफ योर नेम स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट करेक्टर, और पूरे आपके नाम के अंदर वो स्पेस को तलाश करेगा, उसमें ऐड करता जाएगा। टोटल लेंथ में से वो स्पेसिंग आप माइनस कर देंगे, तो इस तरह से आपको एग्जैक्ट टोटल करेक्टर आपको मालूम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक तो ये हमने सीख लिया था, सही है ना। अच्छा, इस स्पेस का भी फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करता है, तो आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि जो ये जो मैंने लिखा है ये मैनुअली तौर पे लिखा, इस कंडीशन के अंदर कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी स्पेस का फंक्शन मौजूद है। तो अगर आप उसको यूटिलाइज़ करना चाहें तो वो कुछ इस तरह से होगा कि आप लिखेंगे इफ़ इस स्पेस कर्ली ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ i, सही है। इस तरह से आप लिख देंगे तो वो अब आपको ना इक्वल टू करके और ये स्पेस लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि इस स्पेस का जो फंक्शन है वो यही चेक करता है। ये 1 मिनट रुकें, इसको मैं सही कर दूँ थोड़ा, name1, हाँ इस तरह से, सही है। तो बेसिकली इस स्पेस का फंक्शन जो है वो इस तरह से इसको रीड करेगा करेक्टर बाय करेक्टर के इस स्पेस name1 ऑफ i, यानी जब i की वैल्यू 0 होगी तो 0 लोकेशन पे वो इसके पास m आ जाएगा, सही ना। इस ब्रैकेट के अंदर इनर ब्रैकेट में m आ जाएगा, तो m जो है स्पेस नहीं है तो उसको फॉल्स कंसिडर करेगा। अब चाहे आप इस तरह से लिख दें या इस तरह से लिख दें, सही ना, बोथ हैव द सेम मीनिंग। तो इस तरह से हमें फंक्शन को, बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ करने में आसानी होगी। इस फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको एक हेडर फाइल इसमें और ऐड करनी पड़ेगी, इसका नाम है string.h, सही ना। स्ट्रिंग की एक हेडर फाइल हमारे पास एग्जिस्ट करती है जिसमें स्ट्रिंग के जितने भी बिल्ट इन फंक्शंस हैं उनकी डेफिनेशंस इस पर्टिकुलर हेडर फाइल में मौजूद है। अच्छा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा एक वो है कि हम बिल्ट इन फंक्शंस को इसमें यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसमें टेस्ट कर रहे हैं, सही है ना। आप भी इसकी प्रैक्टिस करिएगा लैब के बाद, जब हमारे पास टाइम ख़त्म हो जाएगा। कोई क्यूरी होगी यू कैन आस्क मी। अब नेक्स्ट थिंग जो मैं इसमें करना चाह रहा हूँ कि योर नेम इन ब्लॉक लेटर्स, यानी आपका नाम जो है कैपिटल लेटर में कैसे रिप्रेजेंट होगा, सही है ना। तो अब आपने जितनी भी जो कन्वर्जन्स करनी है, सही है ना, उसके अंदर आपको लूप की ज़रूरत पड़ेगी, सही है ना। सिर्फ इनपुट लेते वक्त या आउटपुट डिस्प्ले करते वक्त आपको लूप नहीं चाहिए, लेकिन जब आप कोई भी कंपैरिजन कर रहे हैं, कैपिटल को अपर कर रहे हैं, अपर को लोअर कर रहे हैं, स्पेसिंग चेक कर रहे हैं, पंचुएशन चेक कर रहे हैं, तो उसमें आपको लूप की ज़रूरत पड़ेगी और करेक्टर बाय करेक्टर आप चेक करेंगे। अब यहाँ पे ये बेसिकली 2 स्टेप में काम परफॉर्म हो रहा है। हमें एक तो लूप चाहिए, सही है,
ज़ीरो की लोकेशन हमें ज़ीरो से लेके जो भी टोटल लेंथ है आपकी टी लेस देन टी तक ही यूजुअली हमें रिक्वायर्ड होगा हर दफ़ा जब भी हम कोई ओवरऑल काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो ज़ीरो लोकेशन पे वो टू अपर में जाएगा यहाँ पे इस पार्टिकुलर पॉइंट पे और चेक करेगा कि जो आपका नेम ऑफ आई है उसका जो पहला कैरेक्टर है क्या वो स्मॉल लेटर है। अगर तो वो कैपिटल है उसको एज इट इज़ रहने देगा, सही ना, एज इट इज़ कॉपी कर देगा। और अगर वो स्मॉल है तो उसको कैपिटल करके कॉपी करेगा। लेट सपोज कि मैंने एम कैपिटल दिया हुआ है, सही ना, तो टू अपर का फंक्शन ये चेक करेगा कि एम वो डिटेक्ट कर लेगा एक तो एम है, एम अगर कैपिटल है तो उसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर देगा। यानी टेम्प का जो वेरिएबल है इसकी ज़ीरो लोकेशन पे एम को कैपिटल कॉपी कर देगा। दोबारा ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू को 1 कर देगा, 1 लोकेशन के ऊपर नेम ऑफ 1 पे मेरे पास यू है जो कि स्मॉल कैरेक्टर है, सही ना, उस यू को वो क्या करेगा कैपिटल में कन्वर्ट करके टेम में मूव कर देगा, सही है ना। तो इस तरह से ये सारे मेरे जो पूरा कंप्लीट नेम है उसको कैपिटल में कन्वर्ट करके टेम में मूव कर देगा। और जब आखिर में जब 20th लोकेशन के ऊपर ये लूप जब फॉल्स होगा, जब आई की वैल्यू आखिरी लोकेशन पे फॉल्स होगी, तो मैं क्या करूँगा कि उसको ये फॉल्स हो गया, उसके नीचे ये नल कैरेक्टर जो है, ये नल कैरेक्टर इसमें ऐड कर दूंगा। यानी आर के बाद मुनीर आर आता है, आर के बाद ये नल कैरेक्टर ऐड हो गया, तो इससे ये हो गया कि मेरा नाम कंप्लीट हो गया और ये टैम के जो स्ट्रिंग एरे है उसके अंदर ये सेव हो गया, ठीक है, उसके अंदर सेव हो गया। और सिंपली मैंने अपने नाम को प्रिंट करवा लिया। और जब मैं अपना कंप्लीट नाम प्रिंट करा रहा हूँ तो उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, कोई लूप नहीं है, ठीक है। तो ये मेरा जो नाम जो मैंने इनपुट लिया उसको कैपिटल में कन्वर्ट करके दिखा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 3 स्पेशल फंक्शंस हैं और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। एक अगर आपको मैं एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट भी दूंगा, उसको भी डिस्कस करना है, लेकिन वो नेक्स्ट वीक डिस्कस कर लेंगे कि एक प्रोजेक्ट आप बनाएंगे लैब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट्स अ पार्ट ऑफ द लैब, तो वो आपने करना है और उसके अंदर इन फंक्शन का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, सही ना। अच्छा, अब हमारे पास इसमें ये भी एक फैसिलिटी मौजूद है कि हम 2 स्ट्रिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है कौन सा छोटा है, सही ना। यानी ये चीज़ हमें एक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नाम को अरेंज करने में हेल्प आउट करता है। एक्सेल के अंदर आपने देखा होगा कि आप सॉर्टिंग कर सकते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। तो उसके बैक एंड पे जो कोडिंग है वो ये वाली कोडिंग है, सही है ना। यहाँ पे जो कोड है वो कुछ ये है कि मैंने ये लिखा है कि सी आउट कंपेयर में क्या है, बेसिकली हमने डिफ़ॉल्ट में क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तानी, सही है ना, कि कंपेयर में लिखा हुआ है पाकिस्तानी एंड नहीं सॉरी, अच्छा कंपेयर में यहाँ पे नेम वो जो मैंने यूज़र से इनपुट लिया था, सही है, वो प्रिंट कर रहा है। और क्या कर रहा है, कंपेयर के अंदर जो पाकिस्तानी जो मैंने डिफ़ॉल्ट में दिया है उसको प्रिंट कर रहा है, सही है ना। कि ये 2 नाम हैं, एक पाकिस्तानी और एक यानी सब वसीम लिखा हुआ है और एक पाकिस्तानी लिखा हुआ है, तो उनको वो कंपेयर करेगा और ये बताएगा कि इसमें से कौन सा नाम जो है वो बड़ा है कौन सा छोटा है। बड़े और छोटे से मुराद ये है कि वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहा है। इसको भी मैं कुछ इस तरह से यहाँ पे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आपको याद होगा कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया था ASCII कोड का, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सही ना। तो बेसिकली ये इसमें क्या मैंने आपको शुरू में बताया था कि जितने भी कैरेक्टर्स जो आपके कीबोर्ड में एग्जिस्ट करते हैं उसके अगेंस्ट एक यूनिक आईडी एग्जिस्ट करती है। वो फिर बाइनरी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसको हमने डेसिमल फॉर्म में और किसी भी फॉर्म में अपने एक्सप्लेनेशन के लिए रखा हुआ है। लेट सपोज कि मैंने आपको बताया था कि ए के अगेंस्ट जो कोड है वो है 65, बी के अगेंस्ट जो कोड है वो है 66, इसी तरह ये पूरी ABCD चलती जाती है। और जी के अगेंस्ट जो कोड है आई थिंक क्या बनेगा, कैलकुलेटर ले लेते हैं, 65 प्लस 25 91, सो 91 बन रहा है, सही ना। तो बेसिकली ये जो ASCII कोड हैं ये हमें हेल्प आउट कर रहे हैं
कि जो z है वो बड़ा है a से, सही है ना, b बड़ा है a से, सो ऑन, सही ना, इस तरह से काम हो रहा है। इनके अगेंस्ट जो स्मॉल ए बी सी है वो शुरू होती है, लेट मी चेक ऑन द, मैं अक्सर ये भूल जाता हूँ इसमें, लेक्चर 1 जो था आपका 97, हाँ याद आ गया 97 होगा, लेकिन एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। हाँ ये रहा एस की चार्ट 97 ही है, ठीक है। और ए जो है 65 है और जी जो है अच्छा 90 है, सॉरी 90 97, और ये कहाँ तक जा रहा है 122 तक, सही है। इस तरह से, ठीक है। तो अब इसमें बताने का मकसद ये है कि आपका जो कैपिटल ए है, सही है ना, इट्स अ स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल ए, सही ना। स्मॉल ए जो है वो बड़ा है, कैपिटल ए छोटा है, लेकिन बज़ाहिर ए होता है, लेकिन कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट हैं, सही है ना। अगर इसको हम एक्सेल में भी अगर हम सॉर्टिंग पे जाते हैं, लेट्स सपोज के एक्सेल भी मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने कैपिटल ए लिया, फिर स्मॉल ए लिया, फिर बी लिया, फिर कैपिटल स्मॉल बी लिया, सही ना। अब मैं इनको अगर सेलेक्ट करूँ इन सारी वैल्यूज़ को और इनको सॉर्ट करूँ, सही ना, सॉर्ट ए टू जी, यानी लोएस्ट वैल्यू ऊपर हो और हाईएस्ट वैल्यू नीचे हो, तो इसमें क्या होगा, इसमें अच्छा वो उसको वो कर रहा है, सही है, ठीक है। अब ए जो है चूँकि छोटा है, सही है ना, इसको उसने ऊपर कर दिया। छोटा ए जो है वो बड़ा है, उसको नीचे कर दिया। बी कैपिटल बी छोटा है तो उसको ऊपर कर दिया, स्मॉल बी बड़ा है उसको नीचे कर दिया, सही है। इसी तरह इसको अगर हाईएस्ट टू अपोजिट साइड में लेके जाएंगे, हाँ ये करके आ रहा है। चलें खैर, इसमें समझ नहीं आ रही कर क्या रहा है। यहाँ पे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, ए बी एंड सी, और ये है ए बी एंड सी। एक मिनट इसको यहाँ पे भी देख लेते हैं, एक मिनट। ए बी और सी, ये इसमें
इसको मैं बाद में लिखता हूँ कि मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है इसमें एक्सेल के अंदर। एनीवे इसको मैनुअली तौर पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल कि ए बी सी इस तरह से हमने इनपुट लिया और एक ए बी सी कैपिटल में लिया, तो इसमें से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो ये वाली है, कैपिटल वाली ए बी सी इज़ स्मॉलर देन दिस ए बी सी, सही ना। और अगर मैं लेता हूँ कि स्मॉल में ए बी सी, सो दिस इज़ द हाईएस्ट वैल्यू, यानी ये इसकी वैल्यू बिगर है, ये वैल्यू स्मॉलर है और ये मिडल में आया इन दोनों के बीच में, ठीक है। इसकी वजह यही कि अगर अल्फ़ाबेट्स बड़े होंगे तो उसकी जो वैल्यू है एस्की कोड जो हैं वो कम है, जिसकी वजह से इसको कंपेयर किया जा सकता है दो वैल्यूज़ को। तो इस पर्टिकुलर कोड में हम वापस आते हैं। ये कहाँ क्यों आ रहा है? अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, इसका नाम है strcmp, सही है। strcmp इसका मतलब है स्ट्रिंग कंपेयर। ये क्या करता है कि पूरा का पूरा स्ट्रिंग है उसको कंपेयर करता है, सही है। कंपेयर कैसे करता है कि नेम वन, सही ना, जिस तरह मैंने इसमें अपना नाम लिया हुआ है नेम वन, तो उसको कंपेयर कर रहा है सेकंड स्ट्रिंग जो कि मेरा डिफ़ॉल्ट जहाँ पाकिस्तानी लिखा हुआ था, उन दोनों को कंप्लीट तौर पे कंपेयर कर रहा है। इसमें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कंपैरिजन नहीं है, पूरे कंप्लीट वर्ड्स की, कंप्लीट लाइंस की कंपैरिजन है, ठीक है। और उसको कंपेयर अगर इक्वल्स टू हम ज़ीरो कर दें, सही ना, इक्वल्स टू ज़ीरो, इसके अंदर इक्वल्स टू ज़ीरो का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे ये चेक कर रहा हूँ क्या ये दोनों स्ट्रिंग बराबर हैं। अगर तो दोनों में लाइट सपोर्ट वसीम सेम अल्फ़ाबेट्स में, स्मॉल में या कैपिटल में किसी में भी लिखा हुआ है, अगर दोनों का साइज़ और कैरेक्टर सेम है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास आउटपुट आ जाएगा बोथ आर द सेम स्ट्रिंग, सही ना, बोथ आर द सेम स्ट्रिंग। अदरवाइज़ हमारे पास इसमें तीन ऑप्शंस होंगे कि एल्स इफ में हम क्या रखेंगे, हम लिखेंगे क्या जो नेम वन यानी जो मैंने इनपुट लिया वो बड़ा है, यानी मीन्स ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो का मतलब ये हुआ कि नेम इज़ ग्रेटर देन द कंपेयर जो पाकिस्तानी जो रखा हुआ है मैंने, सही ना। देखिए जो m है, m के बाद p आता है, तो p इज़ बिगर देन दिस वन, सही है ना। तो होपफुली दिस कंडीशन इज़ करेक्ट होगी, सही है ना। तो इसमें यानी ये कि ये चेक कर रहा है कि नेम वन अगर बड़ा है जो कंपेयर जो सेकंड वैल्यू है तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अगर यहाँ पे मैं लेस देन का साइन लगा दूँ तो वो ये चेक करेगा कि स्मॉलर है नेम वन कंपेयर के स्ट्रिंग से, तो ये कंडीशन ट्रू होगी, सही है ना। सो आई जस्ट राइट टू कंडीशंस और थर्ड में एल्स में हमें कंडीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये प्रेजेंट कर रहा हूँ कि बोथ आर द सेम स्ट्रिंग, यानी दोनों का साइज़ एक है, या फिर नेम वन इज़ बिगर देन बिगर स्ट्रिंग है, या कंपेयर इज़ अ बिगर स्ट्रिंग है। सो बेसिकली जो strcmp का फंक्शन है इसके थ्रू मैं अपने ये मालूम कर रहा हूँ कि इसमें कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज़ कि मैं क्या कर सकता हूँ कि पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वो मैं कॉपी कर लूँगा, सही है। कॉपी से मुराद कि जो मैंने इस तरह की कॉपी लिखा हुआ है और नेम वन, तो जो नेम वन मैंने यूज़र से इनपुट लिया वो यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल जो डिक्लेयर किया था यहाँ पे कॉपी का, तो उसके अंदर मैं उसको पूरा मूव ऑन कर दूँगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें कि कॉपी के अंदर, इस पर्टिकुलर कॉपी के अंदर मैंने मिस्टर की वैल्यू जो है ऑलरेडी प्री डिफाइंड डाली हुई है, सही है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कि सॉरी, यहाँ पे जो फंक्शन है वो है स्ट्रिंग और कैट, इसका नाम है स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन में ये होगा कि वो स्ट्रिंग जो है उसमें कॉपी भी होगा प्लस और उसमें जो पुराना स्ट्रिंग होगा वो अपनी जगह पे रहेगा, यानी जो मिस्टर लिखा हुआ है mr डॉट लिखा हुआ है वो अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेगा। नेम ऑफ वन की वैल्यू जो भी स्ट्रिंग के अंदर होगी वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, सही ना। तो str कैट का मतलब स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन, यानी स्ट्रिंग को कंबाइन करना, तो वो कॉपी के अंदर कंबाइन होगा। हमेशा जो वैल्यू है फ्रॉम राइट हैंड टू लेफ्ट हैंड मूव होती है, तो नेम वन के अंदर जो भी वैल्यू है अपनी जगह पर रहेगी,
वो वैल्यू जो है वो कॉपी का जो स्ट्रिंग है उसके अंदर भी ऐड अप हो जाएगी। अब जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो मिस्टर के साथ वो मेरा नाम भी प्रिंट करेगा, ठीक है। ये स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का फंक्शन है। फिर उसके बाद फिर हमारे पास strcpy, दैट्स कॉल्ड स्ट्रिंग कॉपी। तो स्ट्रिंग कॉपी का जो हमारा फंक्शन है वो भी यही करता है तकरीबन के जो आपका जो राइट साइड का एरे है उसकी वैल्यू को मूव ऑन कर देगा टुवर्ड्स द लेफ़्ट साइड, यानी कंपेयर के अंदर जो हमारे पास वैल्यू है वो नेम वन के अंदर कॉपी हो जाएगी। कंपेयर के अंदर हमने पाकिस्तानी लिखा हुआ था, सही है ना। अब पाकिस्तानी की जो वैल्यू है वो नेम वन में चली जाएगी और नेम वन की जो अपनी वैल्यू यानी जो मेरा नाम था वो डिस्कार्ड हो जाएगा और अब जो नेम वन के अंदर जो मेरे पास आउटपुट जनरेट होगा वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होगा। सो मेक श्योर कि strcpy में वैल्यू जो कॉपी होती है वो क्या करता है कि पुरानी वैल्यू को ख़त्म कर देता है, सिर्फ नई वैल्यू को ऐड करता है। लाइक जिस तरह हम लोग नॉर्मली ये करते आए हैं कि इंट x इज इक्वल्स टू 1, सही है। और अगर आप हाँ इन x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 5 और आप कर दें x इज इक्वल्स टू y, तो इसमें क्या हो रहा था कि x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 5 थी। जब आपने इस तरह से ये चीज़ लिख दी नेक्स्ट स्टेप में तो होगा क्या कि जो ये 5 है 5 कॉपी हो जाएगा x के अंदर, तो 1 जो हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा, अब x की वैल्यू भी 5 हो गई। तो स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन जो है वो ये वाला काम परफॉर्म करता है। इसको एक दफ़ा रन करके मैं दिखाता हूँ ताकि कोड अगर समझ में आ गया तो इसको एक दफ़ा रन करके देख लें ताकि फिर इसको समझने में फ़र्दर आसानी हो, सही ना। ये लिखा हुआ है एंटर योर कंप्लीट नेम, सही ना। जस्ट आई एम गोइंग टू मेक शॉर्टर नेम लाइक वसीम मुनीर। तो एक ही लाइन में बस मेरा एक नाम इनपुट मैंने दिया, उसके बाद मेरा पूरा का पूरा जो आउटपुट है वो जनरेट हो गया। लाइन बाय लाइन देख लेते हैं कि किस तरह से आउटपुट जनरेट हुआ। जब मैंने बोला एंटर योर कंप्लीट नेम, मैंने अपना नाम लिखा, हेलो नेम वन का मतलब ये हो गया कि हेलो वसीम मुनीर प्रिंट कर दो, सही है। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट सी आउट था कि फर्स्ट कैरेक्टर इन योर नेम इज़ W, सही ना। तो W मैंने लिया था तो W को उसने पिक कर लिया। उसके बाद फिर लास्ट कैरेक्टर इन माई नेम, ये वो सॉरी यहाँ पे फर्स्ट गलत लिखा हुआ है, लास्ट है। लास्ट कैरेक्टर चूँकि वो गलत था इस वजह से यहाँ पे भी फर्स्ट लिखा रहा है। लास्ट कैरेक्टर इन योर नेम इज़ R, सही ना, यानी ये R को उसने पिक कर लिया। फिर टोटल लेंथ इज़ 11, सही ना, यानी मींस के उसने स्पेसिंग को के साथ अभी बताया है, यानी मींस के इसमें एक सिंगल स्पेस आ रही है तो टोटल लेंथ जो है वो टोटल विद स्पेसिंग इज़ 11। फिर टोटल कैरेक्टर इन योर नेम इज़ 10, सही ना। ये टोटल कैरेक्टर जो थे वो आपने स्पेसिंग माइनस करके मालूम कर लिए, या फिर आप इस अल्फ़ा का फंक्शन लगा के भी मालूम कर सकते हो, सही ना। इस अल्फ़ा का फंक्शन लगा दो उससे भी मालूम हो जाएगा। फिर यहाँ पे टू अपर का फंक्शन है, यहाँ पे ये वाला टू अपर का जो फंक्शन है, तो इस फंक्शन के तहत जब हमने अप्लाई किया तो ये अगर कैपिटल लेटर है वो एज इट इज़ रहता है, जो स्मॉल लेटर है ए है ये कैपिटल हो गया, एस कैपिटल हो गया, आई कैपिटल हो गया, स्पेस अपनी जगह। अगर कोई भी एक्स्ट्रा करेक्टर हो, @ हो, हैश हो, इंटीजर वैल्यूज़ हों तो वो अपनी जगह एज इट इज़ रहेंगी। सिर्फ और सिर्फ जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं उनको वो कैपिटल में कर देगा टूवर्ड्स दिस पर्टिकुलर फंक्शन, सही है। अच्छा, उसके बाद फिर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं कि वसीम मुनीर एंड पाकिस्तानी को कि इसमें से कौन सा स्ट्रिंग जो है, या तो स्ट्रिंग दोनों बराबर हैं या कौन सा स्ट्रिंग बड़ा है। सो डेफिनेटली P इज़ स्मॉलर दैन W, सो इट मीन्स के वसीम मुनीर इज़ अ बिगर स्ट्रिंग, सही है ना। तो ये इसके थ्रू इस चीज़ को फाइंड आउट कर रहा है, सही है ना। यानी मींस कि हमने स्ट्रिंग कंपेयर का फंक्शन आपके पहले कैरेक्टर को पिक करके उसको चेक कर रहा होता है कि इसमें से कौन सा कैरेक्टर बड़ा है। अगर तो दोनों सेम होंगे तो बोथ आर द सेम आ जाएगा रिज़ल्ट, लेकिन चूँकि वसीम का W से स्टार्ट हो रहा है तो इस वजह से इसका बिगर आ गया।
फिर उसके बाद फिर हमारा जो स्ट्रिंग कॉन्कटिनेशन का फंक्शन था, सही ना, strcat, इसके अंदर हम कंबाइन कर रहे थे। यहाँ पे मैंने कॉपी को प्रिंट किया, कॉपी में डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो थी वो मिस्टर की सेफ थी, ठीक है। तो मिस्टर की सेफ में वैल्यू में अब जो है वो नेम वन जो मेरा नाम था वो इसमें कॉपी हो गया, तो मिस्टर वसीम मुनीर का इसका आउटपुट आया जब आपने कॉपी को प्रिंट करवाया, सही है। और उसके बाद फिर जब हमने strcpy स्ट्रिंग कॉपी के फंक्शन को यूज़ किया, कंपेयर के अंदर हमारे पास पाकिस्तानी था, पाकिस्तानी को नेम वन में मूव किया, तो नेम वन के अंदर हमारे पास ऑलरेडी क्या कहते हैं मेरा नाम मौजूद था, सही ना। तो उसको उन्होंने रिमूव करके पाकिस्तानी जो है वो कॉपी हो गया, मेरा नाम जो था वसीम मुनीर नेम वन के वेरिएबल में से ख़त्म हो गया। तो इस तरह से ये आपके पास पार्टिकुलर आउटपुट जो है वो जनरेट हुआ। इज़ दिस क्लियर? जी स्टूडेंट, समझ में आया? जी सर, समझ आ गया। सही। ये स्पेस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन करेक्टर फॉर्मेट, इससे यानी मीन्स कि जब आप इनपुट लेते हैं तो करेक्टर जो है वो काउंट होते हैं, लेकिन जब आपने कोई चीज़ उसमें से वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है तो आपको डेफिनेटली स्पेस को एक्सक्लूड करना है, सही है ना। Is that reason we are required to input first, middle and last name separately in many places? जो जैसा वेब बेस्ड क्या कहते हैं फॉर्म्स होते हैं, सही ना, उसमें अक्सर ये होता है कि फ़र्स्ट नेम लास्ट नेम आप लोग अलग अलग लिखते हैं, तो वो इस वजह से नहीं होते, वो सिर्फ ये होता है कि जब डेटाबेस क्रिएट होता है ना, यानी मीन्स कि वो एक्सेल में, अभी एक्सेल पता नहीं मेरे पास सही काम नहीं कर रहा है, इसको मैं बाद में चेक करता हूँ। ये जो अलग अलग आप कह रहे हैं ना कि फ़र्स्ट नेम लिया जाता है और लास्ट नेम, वो इस वजह से लिया जाता है सेपरेटली कि अगर जैसा कोई वेब फॉर्म में अलग अलग है ना, उसका मतलब ये होगा कि वसीम जो होगा वो इधर सेव होगा, एक अलग कॉलम में सेव होगा बैक एंड पे, और इस तरह से सेव होगा अलग नेम में। तो वो इस वजह से करते हैं कि अगर आपने लास्ट नेम के थ्रू सॉर्टिंग करवानी है तो वो लास्ट नेम पिक कर लेंगे, सही है। अगर आपको फ़र्स्ट नेम से सॉर्टिंग करानी है तो फर्स्ट नेम से कर लेंगे। जैसे आपके टेलीफोन की डायरेक्टरी में होता है कि आपकी मर्ज़ी है कि आप अपना फ़ोन के जो कॉन्टेक्ट्स है वो लास्ट नेम से सेव करना चाहते हो या फर्स्ट नेम से सेव करना चाहते हो, क्योंकि मोस्टली जो यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उसमें लास्ट नेम को ज़्यादा अहमियत हासिल होती है, सही है ना। तो इस वजह से अगर तो कॉलम अलग अलग होते हैं तो उसमें ये आसानी रहती है डेटाबेस में बैक एंड पे कि दोनों नामों को आप सॉर्टिंग और अपनी अरेंजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली क्या कहते हैं एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप दोनों नाम एक साथ ले लेते हैं तो वो डेटाबेस को इस तरह से नाम एक्सट्रैक्ट अलग करने में प्रॉब्लम होती है, सही ना, इसमें सॉर्टिंग करने में प्रॉब्लम होती है। इस वजह से अगर किसी कॉलम के अंदर नाम अगर सेपरेट लिए जा रहे हैं तो उसमें वो स्पेस का आंसर काउंट नहीं करता कि स्पेस की वजह से अलग वो सेव हो रहा है, वो उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो अलग होती है, एज़ पर जो मैं समझा हूँ यहाँ पे जो आपका सवाल लिखा हुआ है, सही ना। तो ये चीज़ है। अच्छा, इसका जो टास्क है वो इंशाल्लाह आप लोग अभी तो नहीं, कल की जो हमारी थ्योरी की क्लास होगी ना तो उसके बाद आप वो परफॉर्म कर सकेंगे। तो टास्क कुछ ये है कि क्रिएट अ डिक्शनरी बाय यूजिंग कैरेक्टर एरेज। इसके अंदर आपने ये करना होगा इसके टास्क में कि आपने एक प्री डिफाइंड डायरेक्टरी बनानी है, सही ना, प्री डिफाइंड डायरेक्टरी बनानी है। आपने यूज़र से एक वर्ड इनपुट लेना है, सही ना। इसकी एग्जांपल कुछ वही यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल पिक कर रहा हूँ लेक्चर नोट से ही, जो मैंने एरेज के अंदर है मेरे ख्याल में। एरेज में मैंने आपको बताया था 2D के अंदर ही, ये यहाँ पे कि आपने जो प्री डिफाइंड डायरेक्टरी है ना, कुछ वर्ड्स ले लेंगे, नहीं ये चले मंथ्स ही ले लेंगे, ये मैंने मंथ्स लिए हुए इनपुट, सही है ना। अब मैं यूज़र से बोलूँगा प्लीज़ लाइक क्या कहते हैं फाइंड अबाउट जनवरी, सही ना, तो वो आपको बता देगा कि जनवरी एग्जिस्ट करता है आपकी डायरेक्टरी में, सही है। तो डिक्शनरी से मुराद ये हो जाएगा कि
आपने ये बताना है कि लेट सपोज कोई भी एक वर्ड ले लें, कोई उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन बता दें, सिनोनिम्स वगैरह बता दें, सही ना। तो आपने जनवरी लिखा हुआ, जनवरी तो खैर मंथ हो गया, तो उसके आगे लिखते हैं फर्स्ट मंथ, सही ना। तो आपने जनवरी लिखा तो वो आपको बता दे कि आपकी डायरेक्टरी में वो वर्ड एग्जिस्ट करता है, उसका मतलब है फर्स्ट मंथ, सही है। और अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता तो आपको बता देंगे कि आपकी डायरेक्टरी में वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें मल्टी डायमेंशनल एरे की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो इंशाल्लाह कल जो हम लोग स्ट्रिंग को कंटिन्यू करेंगे वो मल्टी डायमेंशनल एरे से करेंगे। जब मल्टी डायमेंशनल एरे पे पढ़ लेंगे तो फिर आपको ये टास्क 11 जो है वो परफॉर्म करने में आसानी होगी, सही है। यहाँ पे यानी वही कि जो इनवैलिड मंथ लिखा हुआ है ये एक वर्ड है, सही है ना, और इसकी जो लोकेशन है वो ज़ीरो है, जबकि जो हमारे पास दिसंबर है उसकी जो लोकेशन है वो 12 लोकेशन पर है, सही ना। तो ये 0 लोकेशन है, ये 1 लोकेशन है, ये 2 लोकेशन है, सो ऑन है। इंशाल्लाह इसको हम लोग कल कवर अप करेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है ये 2 लैब जो है मैंने आज कवर अप कराई हैं, सही ना, ताकि इंशाल्लाह हम लोग टोटल अपनी जो 15 लैब्स हैं वो जून के एंड तक कवर कर लें, सही है। कोई क्यूरी इस लैब से रिलेटेड, कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी सर एक क्वेश्चन है, लैब से रिलेटेड नहीं है। मुझे ये पता कि जैसे जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में प्रॉब्लम हो रही है, सही से नहीं समझ आ रहा और उनके पास स्कॉलरशिप, उनकी जीपीए अफेक्ट नहीं होगी इस वजह से, और स्कॉलरशिप भी जब एग्जाम्स आएंगे? इसका आंसर मैं देता हूँ। ये ज़रा हम लोग पहले स्टडीज़ को कंप्लीट कर लें, फिर वही इसी सिलसिले में ही मैंने थोड़ी सी बात करनी है आप लोगों से, तो वो मैं क्विज़ कंप्लीट होने के बाद बात करता हूँ। ओके हाँ सर। अभी करता हूँ इसके मुतालिक बात। चलें, अगर इन केस के इफ़ द लैब इज़ क्लियर, सो द लैब इज़ गोइंग टू एंड। मेक श्योर कि असाइनमेंट नंबर 3 जो है वो आपने ऑनलाइन सबमिट कराना है। कल इंशाल्लाह मैं असाइनमेंट नंबर 4 भी दे दूँगा, सही ना। तो असाइनमेंट नंबर 4 दे दूँगा, वो भी आपने टीम्स के ऊपर ही सबमिट कराना है, ठीक है। तो अगर क्विज़ से रिलेटेड अगर कोई क्यूरी है तो वो मुझसे अभी पूछ लें, ताकि जब कोई स्टार्ट हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्विज़ वही एमसीक्यूज़ बेस है, उसमें फंक्शन से रिलेटेड सवाल हैं, इफ़ से रिलेटेड डिसीजंस हैं, लूप्स हैं, सही है ना। तो डेफिनेटली ज़रा फंक्शन का पोर्शन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लूप्स और डिसीजंस, और सवाल तकरीबन उसी तरह के हैं जैसे मैंने जो लास्ट क्विज़ लिया था, सही है ना। तो मेक श्योर कि एक कॉपी पेंसिल आपके पास हो और कंपाइलर जो है वो इस्तेमाल नहीं होगा। कुछ ऐसे सवाल हैं कि जिसके अंदर हो सकता है कि एक से ज़्यादा आंसर जो है ना वो करेक्ट हों, सही है ना। तो उसमें मेक श्योर कि सारे जो करेक्ट आंसर्स हैं उस पर टिक करना लाजमी है। अगर एक भी आपने मिस कर दिया, लेट सपोज़ के 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से 2 सही हैं 2 गलत हैं, तो अगर आपने एक सही को चूज़ किया एक गलत को चूज़ किया तो वो जो सॉफ्टवेयर है कि टीम माइक्रोसॉफ्ट उसको रॉन्ग कंसिडर करता है, ठीक है। और अगर आपने लेट सपोज़ कि सिर्फ एक के ऊपर चेक लगाया, बाकी दूसरा जो करेक्ट आंसर था उस पर चेक नहीं लगाया, तो उसको भी वो इनकरेक्ट कंसिडर करता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो मेक श्योर कि अगर आपने जितने भी जो करेक्ट पॉसिबल आंसर्स हैं इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसमें मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हैं, तो उस तमाम पे आपने चेक लगाना है, सही है ना। तो अगर एक भी कोई गलती आपने की तो ओवरऑल ना उसको वो 0 कंसिडर करेगा। इसमें कोई पॉइंट का या 0.5 का चक्कर नहीं है, जो मार्किंग जो होती है। तो होपफुली कि मैं उसका आंसर जो है वो भी अभी डिस्कस कर लूँगा अगर हमें बस टाइम होगा। और फिर ये जो एग्ज़ाम से रिलेटेड क्यूरीज़ हैं ना और ये जिसमें प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे अभी। कोई क्यूरी नहीं है तो फिर मैं क्विज़ सेट कर दूं और मेक श्योर कि क्विज़ से ही मैं अटेंडेंस मार्क कर लूँगा। चले मैं फिर क्विज़ अब सेट करने लगा हूँ, यानी ना
वो इसका ड्यूरेशन जो है वो लाइक मैक्सिमम 15 मिनट्स है, सही है ना, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 10 है। मैं बता दूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने क्विज अपलोड कर दी है? हाँ, क्विज अपलोड अभी मैं अभी लिंक शेयर कराता हूँ, बस इसमें एक सेटिंग मैं अपनी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपको शेयर कराता हूँ। ओके सर।
अच्छा 11:10 हो रहे हैं इस टाइम और क्विज़ जो है आपका लिंक मैंने शेयर कर दिया चैट के ऊपर। इट इज़ वैलिड टिल 11:20 और 25 तक मैंने सेट कर दिया टाइम का। 11:25 तक इसका टाइम सेट है। लिंक शेयर कर दिया है, काइंडली अटेम्प्ट दिस पर्टिकुलर क्विज़।